ये हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट 4 होगा और इस पार्ट के अंदर हम करंट अफेयर देखेंगे, थोड़ा-सा कुछ पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे कि आयोग में पिछले साल के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हैं। जो भी जिस करंट अफेयर से क्वेश्चन आएँगे या स्टैटिक पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आएँगे, मैं आपको उसको वहीं पर सॉल्व करा दूँगा। काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, इनकी वेटेज भी काफ़ी 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन वैरी करते रहते हैं, तो आपको एनवायरनमेंट के जो टॉपिक होता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये एनवायरनमेंट का सिलेबस है, तो यहाँ पर साफ-साफ बोला गया है द कैंडिडेट विल बी यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम। किस-किस टाइप की प्रॉब्लम आपको बोला है कि आपको किस-किस टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एनवायरनमेंट के नाम पर कुछ भी थोप देंगे। तो यहाँ सिलेबस बोला गया है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, ये 2022 में इको मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हम इसको देखेंगे इको मार्क्स जो है किस टाइप के प्रोडक्ट को दिया जाता है। और ये ओज़ोन से है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारे उसके अंदर ओज़ोन को मैंने अच्छे से इंक्लूड किया है और सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो फिर आप इसका भी आंसर दे पाओगे। और फिर ये कुछ यहाँ पर मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि हम ओज़ोन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्रोटोकॉल हैं, कुछ प्रोटोकॉल हैं, तो उसको देखेंगे हम। और फिर ये ओज़ोन से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, ओज़ोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो कौन सी जो स्फीयर होते हैं उसके अंदर करती है। 2023 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ये वाला आयोग ने। तो देखो, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ओज़ोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और भी क्वेश्चन थे, ये मैं यहाँ पर दिखाता चल रहा हूँ कि आपको किस-किस टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग ने 2023 में पूछे हैं। तो मैं ये पीपीटी में ऐड करा दूंगा इसको, और हम करंट अफेयर अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो है करंट अफेयर देखते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सॉरी, इन्वायरमेंट डे। तो इन्वायरमेंट डे जो है हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो उत्तर ये जो होते हैं पीसीएस वाले जो होते हैं, ये ज़्यादा गहराई में क्वेश्चनों से रिलेटेड, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं इनकी ज़्यादा गहराई वाले क्वेश्चन होते नहीं है। होते हैं लेकिन सभी नहीं होते। जनरली क्वेश्चन जो होते हैं इनके, वो ऊपर-ऊपर वाले होते हैं कि कान में कोई बात लगी हुई हो आपके, इस टाइप की। तो इन 5 जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो एनवायरनमेंट डे होता है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 जून को हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 2023 की जो थीम थी, 2023 की थीम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थीम पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, 2023 की थीम नहीं, 2024 की जो थीम थी, 2024 की थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो ये थीम थी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और कौन सी जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो इसी 5 जून के दिन जो है एक इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन का नाम था एक पेड़ माँ के नाम। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक पेड़ माँ के नाम ये किसने लॉन्च किया था? आपको नाम दे देंगे, राजा राजनाथ सिंह ने दिया था, राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया था, ऐसे उल्टे-सीधे ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जो है कैंपेन लॉन्च किया था 5 इसके अंदर। इन्होंने पेड़ भी लगाया था यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर लिखा है एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग ऑफ पीपल ट्रीज इन द जयंती नेशनल पार्क। तो यहाँ पर बुद्धा जयंती नेशनल पार्क है दिल्ली में, तो यहाँ पर इन्होंने ये पेड़ लगाकर, तो ये कैंपेन आपको पता होना चाहिए भाई कब। ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है अलग अलग टाइप से, कि इसको एक पेड़ माँ के नाम, ये पहला स्टेटमेंट होगा, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है, या किसी और का नाम दे दिया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये होता है, दूसरा स्टेटमेंट ये बन सकता है कि जो एक पेड़ माँ के नाम, ये जो इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून को सेलिब्रेट किया था उस दिन लगाया गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट कौन सा गलत है कौन सा सही है, इस टाइप के स्टेटमेंट फ्रेम कर दिए जाते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा एक प्राइवेट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है वो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। तो ऐसा एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, उसका नाम है राजाजी राजघाट बायोस्फीयर। ये राजाजी राजघाट बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड के अंदर एक नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के, तो इसी के अंदर बनाया गया है। और इन्होंने जो ये काफी वो है, जयधर गुप्ता और जब विजय धसमाना, तो इन्होंने ये जो है दोनों ने मिलकर ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व इसको बनाया है। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि ये बताइए इनमें से कौन सा 4 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दे दिए जाएंगे, इनमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्राइवेटली ओन है। ठीक है, इसको भारत सरकार ओन नहीं करती है। तो राजा जी राजघाट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, इनके नाम भी वैसे मुझे नहीं लगता है कि नाम आएंगे कहाँ, ये भी पूछा जा सकता है कौन से स्टेट के अंदर ये पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। तो उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भाई ऐसे भी पूछ सकता है किस स्टेट के अंदर बनाया गया है, तो ये भी पूछ सकता है।
और नाम तो मुझे नहीं लगता कि पूछे, लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि चार आपको बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क दे दिए जाएंगे, चार में से एक ऐसा होगा जो प्राइवेटली ओन होता है, ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा प्राइवेटली ओन नहीं है, तो मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो भारत सरकार को बिलोंग नहीं करता है। कहाँ पर पूछा गया है ये भी, वहाँ कहाँ पर बना गया है ये भी पूछा जा सकता है। टाइगर रिजर्व का नाम याद है, राजा जी की टाइगर रिजर्व के अंदर इसको बनाया गया है। अब वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में हम देखते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखो वर्ल्ड ओजोन डे जो है 30 जो 30 ये हर साल मतलब, ये देखो इसके अंदर एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया, एक सेकंड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड ओजोन डे है कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल ये 13 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अभी, और इसकी जो थीम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थीम थी 2024 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो ये जो है थीम थी, इस थीम के बारे में आपको एक अच्छे से पता होना चाहिए। दो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन सी कितने नंबर का था ये जरूरी नहीं है, कौन सी डेट को और उसकी थीम क्या थी ये बहुत जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। अब देखो मैं पहले आपको ये जो वर्ल्ड ओजोन से रिलेटेड सारी चीजें बता देता हूँ यहाँ पर। देखो ये हमारी ये लेयर है, एटमॉस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें लेयर बनी हुई है। तो सबसे नीचे की जो लेयर होती है यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद में जो दूसरी लेयर आती है वो स्ट्रेटोस्फियर है। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसकी इसी के अंदर हमारे जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, जैसे बादल वेदरिंग फिनोमिना है, और बादल का बनना, बरसात होना, तूफान आना, साइक्लोन आना, सारा इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। और जो भी हम स्टडी करते हैं वेदर से रिलेटेड, बैलून छोड़ दिए कि भाई वेदर को देखा जाए, आर्टिफिशियली रेन कराई जाए, वो सारी की सारी इसी ट्रोपोस्फियर में की जाती है। अब दूसरी जो लेयर आती है, दूसरी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर, ये वाली जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेरिक जो लेयर लेयर है इसके अंदर ओजोन मिलती है। हाँ एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के अंदर जो फ्लाइट होती है वो प्लेन जो होते हैं, एयरप्लेन, वो फ्लाई नहीं करते। देखो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, ये सॉरी ये जो लेयर है, ये जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है, ये लेयर जो है काफी डिस्टर्ब रहती है। तो आप अपना जो गाड़ी है वो ऐसी जगह ऐसे रास्ते से ले जाना चाहोगे जहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, तो ऐसी जगह तो कोई भी नहीं ले जाना चाहेगा। इसलिए वो प्लेन जो होते हैं वो ऐसे उड़ेंगे और इस लेयर को क्रॉस करके यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर फ्लाई करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर इसलिए फ्लाई करते हैं, यहाँ पर मिलती है ओजोन। यहाँ पर कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता है, तो ओजोन, ये ओजोन के ऊपर या ओजोन के नीचे जहाँ भी इनको ले जाना होता है, फिलहाल तो भी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर और जो है अपने एयरप्लेन को फ्लाई करते हैं। अब ये जो आप नीचे वाली लेयर देख रहे हो स्ट्रेटोस्फियर की, यहाँ पर ओजोन मिलती है। अब ये ओजोन बनती कैसा है, देखो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन कैसे बनती है, क्योंकि जा नहीं सकता, पूछा गया है। और अभी ये लेयर खत्म करा देता हूँ, उसके बाद में मैं बताता हूँ आगे। तो स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आती है हमारे पास यहाँ पर मेसोस्फीयर। देखो सीक्वेंस से पता होना चाहिए, इनको क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो ऊपर वाली लेयर आती है, ऊपर वाली मेसोस्फीयर। तो हमारे जितने भी मेट्योर्स होते हैं ना, मेट्योर्स होते हैं वो इसी लेयर में जल जाते हैं मेसोस्फीयर में, क्योंकि इसका टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर के टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो इस टेम्परेचर में आते जो है वो जल जाते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ऊपर आती है थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में जितने भी अरोरा होते हैं, आपने देखा होगा अरोरा इस टाइप का, तो वो थर्मोस्फीयर का फिनोमिना है। सैटेलाइट भी यहीं पर छोड़ी जाती है। और ऊपर एक्सोस्फीयर। तो आपको इसके बारे में यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक क्रोनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, और थोड़ी थोड़ी इनके जो ये भी पता होना चाहिए किस लेयर में क्या मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मिलती है, ओजोन जो मिलती है वो स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे वाले पार्ट में मिलती है, यहाँ पर। ठीक है, और इंटरनेशनल जो फ्लाइट होती है वो केवल स्ट्रेटोस्फीयर में ही फ्लाई करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे टाइप क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अब बनती कैसा है ये इसके बारे में बताते हैं। ओजोन, तो ये मैंने बता दिया। ओजोन देखिए, ओजोन जो बनती है ना, ऑक्सीजन के एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये, और ये एटम है। इन पर ये जब इन पर होता क्या है कि सन जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है, जब इनको स्ट्राइक करती है मतलब टकराती है, तो इनके टकराने से बनती है ओजोन, O3। तो यहाँ पर जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रे होती है, उनके टकराने से, उनकी वजह से ओजोन बनती है। और ये सारा सारा का सारा फिनोमिना जो है ऊपर यहाँ पर होता है, इसमें सॉरी यहाँ पर यहाँ पर होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें इसी पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो हो क्या रहा है कि इंसान ने अ, कुछ ऐसी गैसेस, देखो इंसान क्या है ना, मतलब जैसे मैंने कहा था 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, छठा जो होगा वो इंसान का होगा, अगर इंसान नहीं सुधरा तो।
क्योंकि इंसान ऐसे काम कर रहा है, इंसान को लगता है वो पृथ्वी को तबाह कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो पृथ्वी को तबाह नहीं कर रहा है, अपना ही जो है अस्तित्व खतरे में डाल रहा है। हम ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे शौक होते हैं, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा। मैं एक पता नहीं कौन, मैं मेरे को पता नहीं, ये धर्म भरम से मैं ज्यादा मतलब नहीं होता। इनको पता नहीं कौन है, औरत है, उसका बैग इतना महंगा था, वो पता नहीं किसकी चमड़ियों से, लेदर वेदर से बनाया गया है। तो कई कई करोड़ के बैग मिलते हैं ऐसा। एक इतने सारे मतलब लोगों के शौक इतने होते हैं, पैसे आ जाते हैं, शौक इनके बढ़ जाते हैं, तो वो ऐसे ऐसी चीजें पसंद करते हैं जो जानवरों की खाल से बनाए गए हैं, सांप की, स्नेक्स, सांप की, जो जो सांप होता है उसकी जो स्किन होती है उसको खींच कर उसको ऐसा बैग पसंद है, ऐसे लोग जो है पसंद करते हैं। सुअर की खाल और दुनिया भर की चीजें, ऐसी ऐसी खालों से वो मतलब इतने महंगे महंगे क्यों आएंगे प्रोडक्ट। अब इतना महंगे महंगे प्रोडक्ट तो इसलिए आएंगे ना कि आप ऐसी मटेरियल का यूज कर रहे हो जो हमारे नेचर में जो चीजें होती हैं उनकी स्किन खींच कर बना रहे हो, जो बहुत कम मिलती हैं। उन्हीं को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उससे पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है पूरा। अभी क्या हो गया, अभी वाटर साइकिल बिगड़ गया है हमारा, तो हमारा नहीं पूरा अर्थ का, तो उसकी वजह से कहीं पर ज्यादा बारिश, कहीं पर कम बारिश, कहीं पर ज्यादा गर्मी, कहीं पर कम गर्मी, वो सब गड़बड़ा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो अब ये इसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो होती है महंगी हो जाती है। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है ये मिशन लॉन्च किया है लाइफ, इसको हम देखेंगे अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए एग्जाम में इस बार, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस टाइप के जो शौक है ना लोगों के, जितने भी आप देखो देखो, गरीब इंसान क्या करेगा, अब कोई हम तुम कोई है क्या करेगा भाई, मुश्किल से कोई 1000 2000 रुपए के कपड़े पहन लेगा कोई, ज्यादा से ज्यादा ठीक है, 500 600 रुपए में कपड़े आ जाते हैं दिल्ली में यहाँ पर अच्छे से एकदम। तो अब लेकिन अमीर क्या होते हैं, ये जो अमीर हो जैसे ये अंबानी हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, इनके लड़के बढ़ गए कितने, कम से कम 5 5 करोड़ रुपए के उसने, मतलब वो स्लीप पहन रखा है। वो अब वो स्लीप 5 5 करोड़ रुपए का कैसे बना है, क्योंकि ऐसे ही बना है, वो सारी चीजें उनका जो उसमें जो मटेरियल लगता है वो ऐसी चीजें से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है जो इनको नहीं पहनना चाहिए, या फिर ऐसे ब्रांड को नहीं बनाना चाहिए। कभी वो जानवर की खाल निकालेंगे किसी की, कुछ लोगों का शौक है कि भाई वो उसको ऐसे हीरे पसंद, वो ऐसी चीजें पसंद, ऐसे मोती माला, ऐसी माला पसंद है जिसमें जो है हाथी के दांत लगे हुए हों, या फिर उसके अंदर जो राइनो होते हैं उनका उनका सींग लगा हुआ हो। तो ऐसे लोगों के शौक होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से मतलब लोग जो एनवायरमेंट है उसको फर्क पड़ता है, तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल उसको बदलने की जरूरत है। तो अब इसी वजह से फ्रीज ठंडा पानी चाहिए हमको, हमको ठंडा करना है, तो उसकी वजह से जो ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस साइंटिस्टों ने बना दिए हैं कि उसको इंसान जब यूज करता है तो ऊपर जाते हैं, ऊपर जब जाते हैं तो ये जो रिएक्शन हो रही है ना, जैसे मैंने बताया, ऊपर से यूवी आएगी, अल्ट्रावायलेट रे आएगी, अल्ट्रावायलेट रे इनको दोनों से टकराएगी, एक नया रिएक्शन करती है ओजोन। लेकिन हो क्या रहा है कि इंसान ने इसमें जबरदस्ती यहाँ पर केमिकल जोड़ दिए। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ओजोन जो है बनने की बजाय, मतलब देखो ओजोन होता है क्या, बनती है बिगड़ती है, मतलब अब क्या हो गया, जैसे ओजोन 3 बन गई तो क्या होगा, फिर से टूटेगी ये, और O2, तो O2 बन गया। तो ये क्या है, ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ओजोन बनाते हैं, और जब आपस में टूट जाता है वो, मतलब ये ओजोन टूटती है तो ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टूटती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। अब इस प्रोसेस के थ्रू इंसान ने इसमें उंगली कर दी, क्यों उंगली करी, इंसान बहुत सारे शौक करता है, एकदम कहीं शादी में जाएगा आपने देखा होगा तो एकदम वो परफ्यूम परफ्यूम छिड़क कर जाते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को खराब करते हैं। नहीं जाएंगे तो वो ऐसे बाल बना के जाएंगे, महंगा सा मेकअप करके जाएंगे एकदम, मतलब वो अ, तो आप समझ रहे हो ना, मतलब एक शादी के लिए, जबकि एक जनरल सा बंदा अपनी पैंट शर्ट पहनेगा या जिसको भी है वो सूट सलवार पहनेगी या फिर चली जाएगी, इतना सजने समझने की जरूरत, लेकिन एक नॉर्मल इंसान करता है ये। लेकिन ये जो जितने भी सुपर रिच लोग होते हैं ना, ये एक बंदा कई बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप के उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उसकी वजह से सारा सिस्टम बिगड़ गया है। तो अब ये हो क्या रहा है, ये अल्ट्रावायलेट रे जो है ये अपना काम तो ठीक से कर रही है, ओजोन बन रही है, बिगड़ रही है, लेकिन इंसान ने यहाँ पर उंगली कर दी है। तो इसकी वजह से अब उंगली करी है, ऐसे सब्सटेंस बना दिए हैं जिनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं, कि ओजोन बन कम रही है और टूट ज्यादा रही है। समझ रहे हैं? ओजोन बननी और बिगड़नी चाहिए, लेकिन अब हो क्या रहा है, अब ओजोन बन तो कम रही है लेकिन ओजोन खराब ज्यादा हो रही है, टूट ज्यादा रही है। एक बार ओजोन टूट गई तो फिर ओजोन बनती नहीं है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। अब इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, तो एग्रीमेंट साइन का ये सब बहुत टाइम से चल रहा है। तो 1995 में, मैं जरा आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, काफी अच्छा डायग्राम आपको देखना चाहिए। देखो, ये 1971 का था, तो 1971 में आप देखोगे पूरी तरह से ये ओजोन है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा असर होना शुरू हो गया, ये वाला पार्ट वाला, ये जो वाला पार्ट जो देखना आप, थोड़ा थोड़ा। तो मैंने एक डायग्राम और लिया था जहाँ पर ओजोन अच्छी थी। हाँ, ये 1984 की नहीं, ये तो ये पुरानी वाली, इन्होंने डायग्राम नहीं दे रखे हैं यहाँ पर, यही डायग्राम होगा। तो देखो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल अब मतलब ठीक ठाक हालत में है यहाँ पर ओजोन, यहाँ पर इसी हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 2015 में क्या हो गया, जैसे तैसे होल हो गया, ओजोन का होल हो गया।
तो ओजोन का होल होने का मतलब ओजोन जितनी बननी चाहिए उतनी बन नहीं रही है, ज्यादा टूट रही है। देखो ये जैसे मैंने कहा, बनती है बिगड़ती है, तो जितनी बढ़ेगी उतनी उससे ज्यादा बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब बन खराब ज्यादा हो रही है, बन कम नहीं रही है, तो जिसकी वजह से होल होता चला जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सन की रोशनी होती है, सन की जो रे होती है, वो अल्ट्रा वायलेट सीधी अर्थ पर आएगी, किसी के हाथ पर पड़ेगी, किसी के पैर पर, किसी के पत्तों पर, तो पत्तों को डैमेज कर देगी। पत्तों की जो है जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होने देगी, और आपकी स्किन पे गिरेगी तो आपको जो है स्किन का कैंसर कर देगी। आंखों पर गिरेगी तो आंख जो खराब कर देगी, कैटरेक्ट बढ़ा देगी। तो ये सारी बीमारी जो है बढ़ती चली जा रही है, अल्टीमेटली कैंसर को जन्म दे रही है। तो अब ये हो क्या रहा है कि भाई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो इन्होंने बनाए हैं, जो इंसान एकदम नवाबी की तरह घूमता है, ऐसे सैंड छिड़क लिया, उसने फलाना छिड़क लिया, अब वो ठंडी हवा खाता है तो उससे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस निकलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो अब ये सारी बंद की जा रही हैं। तो अब 2041 तक ये ओजोन जो घेरा है, जो ओजोन का घेरा है, वो इतना हो जाएगा। 2065 तक ये इतना हो जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, तो कैंसर के जो रेट है, वो कैंसर के जो केसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो अब ये सब इनके इंसानों को समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा कि 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं इस धरती पर, इस धरती पर 5 बार जो है तबाही आ चुका है ये, और बहुत लार्ज स्केल में मास एक्सटिंक्शन हुआ। अब जब आएगी छठी, तो वो इंसान का नंबर होगा, इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो इसको बचाने के लिए, ओजोन खराब ना हो, तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने बीना कन्वेंशन बनाया। तो बीना कन्वेंशन 1985 में इसको साइन किया। इसका मतलब ये था बीना कन्वेंशन का, ये पता होना चाहिए भैया, इसके अंदर क्वेश्चन पूछेगा। कभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पर कन्वेंशन का नाम दे देता है, यहाँ पर मैं द फॉलोइंग बोल देता है कि यहाँ पर कुछ लिखा रहता है ओजोन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये। तो एक बीना कन्वेंशन जो है ओजोन को प्रोटेक्ट करेंगे, समझ गए आप। ओजोन इन्होंने माना कि भाई हम ओजोन को प्रोटेक्ट करेंगे, ओजोन में होल हो रहा है तो ओजोन को हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। तो ओजोन को प्रोटेक्ट करेंगे, एक बात हो गई, समझ गया। ओजोन को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, दूसरी बात हो गई। तो दूसरी बात के लिए ओजोन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ओजोन को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके लिए बना हुआ है बीना कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन। ओजोन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना गया। इन्होंने कहा भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम बना रहे हैं, और ओजोन को प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि जितने भी हमने ऐसे सब्सटेंसेस बनाए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनको नेचर से हम खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है एक जो साइकिल है, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर O3 बनता है, मतलब ओजोन। ये ओजोन का फॉर्मूला है। और ये सब सनलाइट करवाती है, कौन सी सनलाइट, यूवी रे। फिर ये जो ओजोन है ये टूट जाएगी किसमें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के एटम में। तो ये बनता बिगड़ता प्रोसेस चल रहा है, ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन इंसान ने उंगली कर दी यहाँ पर, जो है इनकी जो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन जो हो रही है, इसमें उंगली कर दी। कैसे उंगली कर दी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बढ़ाकर। तो यहाँ पर जाते हैं वो, ओजोन जैसा बन गई, फिर टूटेगी तो फिर बनती नहीं है। तो उसकी वजह से, मतलब ये बस एक सिंपल सा बता रहा हूँ मैं आपको कि मतलब क्या है, इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है ऊपर जाकर। तो आपको देखना है तो मैं नीचे मैंने दिया है डायग्राम, से देख सकते हो। तो ओजोन, ये जो प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को प्रोटेक्ट करेगी। कैसे, जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको खत्म करके। तो मैं थोड़े से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बता देता हूँ। देखो ये जो एक पहला है, वैसे बहुत सारे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ही सारा है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट है उसके बारे में बताता हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जब इंसान ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया ये, तो ये उसमें यूज किया जाता है, जो फ्रीजर वगैरह होते हैं ठंडा करने के लिए, और उसमें यूज किए जाते थे एसी वगैरह में। तो अब पहले तो पता नहीं लगा, क्योंकि इंसान बना देता है, फिर उसके बारे में सोचता है कि भाई इससे क्या नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। और इन्होंने ओजोन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया, इसको सीएफसी बोलते हैं। एक नहीं है ये, इसमें एस लगा हुआ है ना, बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी हैं ये, इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते जाओ। तो आप बस ये याद रखना। तो ये जो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी फॉर्म होती है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, नंबर 1। फिर जब इंसान ने ये बना दिया, तो फिर इनको पता लगा यार ये तो ओजोन को खराब कर रहा है, और ये जो है एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम तक हमारे ऊपर रहता है, इसको इतनी आसानी से खत्म भी नहीं, एक बार बन गया तो ये बहुत सालों तक चलेगा। तो इन्होंने कहा भाई इसका कुछ सब्सटीट्यूशन जोड़ो, इसका सब्सटीट्यूशन कुछ लाओ। तो साइंटिस्टों ने सब्सटीट्यूशन लाए, साइंटिस्टों ने एक दूसरी गैस बनाई जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। तो ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, लेकिन ये ज्यादा सर्वनाश करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ज्यादा ओजोन को डिप्लीट करती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में रहती है, बहुत टाइम तक रहती है ये। तो इसको जितने टाइम तक रहेगी, इतना टाइम तक ये अपना काम करती रहेगी। लेकिन ये जो HCFC होती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, ये एटमॉस्फेयर में रहेगी, ओजोन को खराब करेगी, लेकिन ज्यादा टाइम तक खराब नहीं करती है। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, इससे तो अच्छी तो खैर यही है, तो हम क्या करते हैं, इसको खत्म करो। तो इन्होंने जो है एक तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस खत्म किया, ये वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। फिर इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, इसको भी खत्म करना है, ये जो है ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको भी खत्म करना है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको भी खत्म करना है।
क्योंकि अल्टीमेटली कर तो ये भी ओजोन को ही खत्म कर रही है। तो इन्होंने फिर एक नया और सब्सटेंस बनाया, नई एक गैस बनाई, जिसको बोलते हैं ये वाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, ओजोन को खत्म नहीं करती है, मतलब ओजोन को डिस्ट्रॉय नहीं करती। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो गैस है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC ये वाली जो गैस है, ये गैस प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको बढ़ावा देती है। तो साइंटिस्टों ने इसको भी खत्म करने की सोची है। तो अब देखो ये तीन आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोफ्लोरो, मैं फिर से बता देता हूँ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है ये, इसलिए इसको खत्म किया जा रहा है क्योंकि ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो उसको उसको नुकसान दे रही है। ठीक है, ये जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसको नुकसान दे रही है, तो इसलिए इसको खत्म किया जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, ये दो ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, बस ये याद रखना। जैसे बहुत दिमाग में मतलब खुरापाती चलती रहती है। अब यही को गैस मैंने नाम करी क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो ये तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर इसको और इसको हटाने की बात चली गई थी। अब जो है एक और किगाली प्रोटोकॉल आया था, उस किगाली प्रोटोकॉल के अंदर जो है ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको किगाली प्रोटोकॉल जो हुआ था, मैंने आगे लिखा हुआ है किगाली प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। 2016 में ये बोला गया कि भाई हम जो है ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको हटाएंगे क्योंकि ये जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओजोन को तो खराब नहीं कर रही है। तो ये जो है ये वाला जो है यहाँ पर इसको हटाने की बात की है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। और किगाली, तो किगाली, ये जो किगाली है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, समझ गए आप। तो इसके अंदर कौन सी गैस को हटाने की बात की जाए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो अब देखो इसको दिमाग में बैठा लेना अच्छे से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया यहाँ पर ओजोन कैसे बनती है। तो ओजोन जो होती है, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, यूवी रे आपका टकराई, तो यूवी रे टकराएगी, जैसे ऐसा होता है यूवी रे टकराई, अल्ट्रावायलेट जो रे होती है तो ये ऑक्सीजन के एटम और इसमें तोड़ेगी, ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, ओजोन बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। तो अब जैसे मैंने कहा ओजोन ने यहाँ अब इंसान नाक उंगली कर दी यहाँ पर, तो जो है पूरा सिस्टम जो है बिगड़ता चला जा रहा है और ओजोन खत्म होती चली जा रही है। अब काफी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको वहाँ पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ देना, स्किप कर देना, जो मैंने समझाया बस उसी को समझ लेना। और ये यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से कहाँ तक ये जो है आपको 1971 का है, ये 1976 का देखो कितना डिप्लीट हो गया। 1984 में तो कुछ भी नहीं था, 1970 में देखो कितना डिप्लीट हो गया। आप समझ रहे हो कितनी गंदी हरकत कर रहा है इंसान, मतलब सबसे बिना पूंछ और बिना सींग का जानवर है, लेकिन इतना खतरनाक है ना, मतलब उसको लगता है कि वो शायद दूसरों को नुकसान दे रहा है, एक्चुअली वो अपने आप को ही नुकसान दे रहा है। अब बात करते हैं इको मार्क की, इसमें क्वेश्चन पूछा गया 2018 में इको मार्क। देखो इस स्कीम उसमें भी था जो करंट अफेयर का भी पार्ट है और इस पर पूछा भी गया है। तो इको मार्क है क्या, देखो इको मार्क जो होते हैं ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं आपको, और ये जो प्रोडक्ट पे ठप्पा लगा रहता है कि भाई ये इको मार्क है, उस पर इको मार्क का ठप्पा लगा रहेगा किसी भी प्रोडक्ट पे। तो ये बहुत पुरानी स्कीम 1991 में इसको स्टार्ट किया गया, तो भारत सरकार ने इसको मॉडिफाई करके नई स्कीम बनाई है। दो ये अभी सितंबर 2000 इसके रूल रेगुलेशन जो है नई मतलब नई स्कीम लाए हैं ये, बस आप ये सोचो यहाँ लेट रिप्लेस द इको मार्क स्कीम 1991, मॉडिफाई कर दिया इसको। तो इसको मतलब यहाँ पर पहले वो क्या रहा था, जैसे कि अभी भी एक अभी क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती हैं, ग्रीन प्रोडक्ट बेच रही हैं कि भाई हमारा देखो तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आप इसको ले लो, जबकि वो कुछ कर नहीं रही है, झूठा लेबलिंग कर देती हैं। क्लाइमेट से लड़ने के लिए कुछ काम नहीं कर रही है लेकिन झूठी लेबलिंग कर देती है, उसकी वजह से वो अपना ऐसा प्रोडक्ट बेचती है कि देखो हम तो इको फ्रेंडली हमारे प्रोडक्ट ले लो। तो उसकी वजह से कुछ लोग जैसे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर जो उल्टे सीधे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये वाला भी मतलब सिस्टम यहाँ भी है। तो अब भारत सरकार ने जो है नियम सख्त कर दिए कि भाई इको मार्क है वो हर किसी के प्रोडक्ट पर नहीं लगाया जाएगा, जो रियलिटी में काम कर रहा है, जो रियलिटी में प्रोटोकॉल को पास करेगा, सारी चीजें मतलब सारा उसका चेकअप वगैरह होगा किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम करेगा उसी को दिया जाएगा। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसको ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मिलकर मतलब यही स्कीम लागू कर रही थी, जो पुरानी वाली स्कीम थी इको मार्क की, लेकिन अब जो है दोनों मिलकर इसको लागू कर रहे हैं। तो कौन लागू कर रहा है कौन नहीं लागू करना है ये तो बहुत कम है, बस आपको पता होना चाहिए इको मार्क स्कीम जो है इको फ्रेंडली है। अब ये टाइफून यागी जो है, ये देखो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जबरदस्त हिट किया। ये जैसे जितने भी हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनको पांच कैटेगरी में देखो, पांच कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। कैटेगरी 1 के जो टाइफून वो जो ये होते हैं साइक्लोन होते हैं थोड़े कम स्पीड होती है इनकी, कुछ ज्यादा इनकी ज्यादा और 5 वाला तो एकदम तूफान का देवता बन जाता है। तो मतलब 5 वाला क्या है, तूफान का देवता। तो ये जो आया था टाइफून यागी, यागी क्या था, टाइफून ये था
तूफान का देवता, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा 250 से भी ज़्यादा ऊपर थी। तो इसने मतलब 250 किलोमीटर पर आवर के रेट के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ हवा टकराएगी तो सारा मतलब किसी के भी चीथड़े उड़ा देगी। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए इसने साउथ ईस्ट एशियन को, इसमें भी वियतनाम को सबसे ज़्यादा हिट किया है इसने, तो पता होना चाहिए। वैसे कम चांसेस है कि पूछे कि भाई ये किसको हिट किया है सबसे ज़्यादा, पर पूछ सकता है कि भाई कहाँ पर ये आया था, कितनी कैटेगरी का, ये भी पूछ सकता है। ये तो नहीं पूछेगा कितनी स्पीड थी, कम चांसेस है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक अपना जो है ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन सद्भाव का काम ये है कि भाई यहाँ पर जो राहत संबंधी है वो दिए जाएंगे लोगों को, डॉक्टरी की जरूरत होती है, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भारत सरकार दे रही है। तो भारत सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के जो ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन सी वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जिसने जो है अपने जो जानवर होते हैं उनको मारने के लिए घोषणा कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि वहां पर देखो, अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान का खून पी सकता है, आप समझ रहे हो, नामिबिया में यही हुआ। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर बरसात नहीं हुई क्योंकि इंसान उल्टे सीधे काम कर रहा है ना, चीजों को बजाने की बजाय उल्टा खराब कर रहा है। तो वहां पर नामिबिया में वो यही हुआ कि नामिबिया में यही हुआ कि वहां पर जो है ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हुई। तो उसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ की जो सरकार है उसने ये घोषित कर दिया कि भाई हम वो मतलब 7 से भी ज्यादा एनिमल्स जो है उनको मारेंगे और अपने उनका जो मांस होता है, उनका जो मांस है वो हम अपने लोगों को खिलाएंगे भूखमरी से बचाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये एज ए डेटा डाल दिया कितने मारेंगे, क्या कौन कौन से मारेंगे। तो वैसे इतना जरूरी नहीं कि कौन से मारेंगे कितने मारेंगे, पर ये पता यहाँ से पूछा सकता है कौन सी कंट्री ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि भाई इतने हम जो है 700 एनिमल्स को मार कर अपने लोगों को खिलाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री, तो पता होना चाहिए। अब नेशनल वाटर अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि 9 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो 9 कैटेगरी में ऐसे पूछा था, बेस्ट स्टेट कौन सा है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बेस्ट विलेज पंचायत कौन सी, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कौन सी, तो ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लिया है। तो सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है, नेशनल जो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023, तो ये इसमें सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है, रैंक किसकी आई है, वो है ये उड़ीसा। आपसे उत्तर प्रदेश की रैंक पूछ सकते हैं भाई, उड़ीसा ये जो नेशनल 5 नेशनल अवार्ड था इसमें बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंकिंग थी, तो याद रखना सेकंड रैंकिंग थी। उत्तर प्रदेश भी काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उड़ीसा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बेस्ट विलेज पंचायत के बारे में पूछा जा सकता है भाई, केरला, केरला की तो ना देखो यहाँ पर जानते हो होता क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है जैसे सरकारी, हमारे देखो सरकारी नौकरी की तो इंडिया में खैर लत लगी हुई है, ठीक है। उसका एक रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई नहीं है, वो बहुत सारे रीजन है उसके ना डेवलप होने के। और जो सरकारें हैं वो क्या काम करती है, अपना जो फेस सेविंग है वो करने के लिए सरकारी नौकरी निकालती है। तो लेकिन अगर आप केरला के अंदर जाओगे तो केरला के अंदर ये सॉल्यूशन नहीं है, सरकारी नौकरी सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये केरला के अंदर जाओगे तो वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी होती है वो काफी एक्टिव होती है। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी का मतलब जो लोकल पंचायत होती है, वहाँ के आपस में लोग मिलते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, किसी को लोन पर दे देंगे, किसी को कर देंगे, तो उससे जो है जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है वो वहां से लोन उठा लेते हैं। तो मतलब वहाँ पर लोकल कम्युनिटी काफी एक्टिव रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जैसे IAS ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर, फिर इनको बाबूजी बाबूजी नहीं कहते ये, हाँ भाई अभी तुम उसमें बिहार यूपी में चले जाओ, और इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में चले जाओ, मतलब आपकी सरकारी नौकरी लग गई ना तो आपके सामने जो है ना मतलब अंबानी फेल है। तो लोग इतने बाबूजी बाबूजी कह कर बुलाते हैं, मतलब लोगों ने इतना उसका जो है वो बना रखा है, हुआ बना कर रखा हुआ है। अभी आप केरला में चले जाओ तो केरला में कोई नहीं पूछता IPS IPS कि भाई अपने घर का होगा, तुझे काम करने के लिए रखा है, काम करो। क्योंकि लोकल कम्युनिटी एक्टिव है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर क्या है, अब देखो यूपी में बिहार वार में जाओगे, लोकल कम्युनिटी एक्टिव एक्टिव नहीं है, वहाँ पर एक्टिव नहीं बनाती है ये सरकार, क्योंकि उनको पता है लोकल कम्युनिटी एक्टिव करने का मतलब सरकार जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका एक वो डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड का मतलब उनकी जो है वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसलिए ये जो लोग हैं, ये जो पंचायती राज को रिसोर्सेज देखते नहीं लगते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई अगर इनको हम रिसोर्सेज देंगे, इनको अगर हमने एक्टिवेट कर दिया तो फिर हमारी जो वैल्यू कम हो जाएगी। तो केरला की जो पंचायत है ये काफी अच्छी काम कर रहा है इसमें। और यहाँ पर ये देख लेना, मैंने यहाँ पर सारे स्क्रीनशॉट डाल दिए, तो आपको एक बार 2-3 बार इसमें देख लेना कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पर लिखा है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अच्छा है, कॉम्बेटोर, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, इसकी पहली रैंकिंग है। तो देखो ऐसा पूछ सकता है, ये तो बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आयोग बनाएगा, लेकिन फिर भी करके जाना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए कि भाई आपको उनको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। देखो
इको मार्क इज गिवन टू अ प्रोडक्ट विच इज इको मार्क, तो इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को दिया जाता है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन लाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ओजोन को बनाती है, सी आंसर हो गया, आप समझ रहे हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ओजोन। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड, बिल्कुल सही बात है। मैं मतलब आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है आयोग, कि आप सोचते हो कि भाई ये कहाँ आएंगे, ये तो यूपीएस, अरे भैया यूपीएससी का, देखो यूपीएससी का और यूपीपीसीएस में क्या अंतर है, यूपीएससी और यूपीपीएससी, एक एक पी खत्म कर दो तो पूरा यूपीएससी बन जाता है, तो यही तो है, अगर सिलेबस देखो पूरी की तरह से यूपीएससी का लाइन कर रखा है इन दोनों ने, तो ये जो है ये यूपीपीएससी यूपीपीसीएस वाला ये पूरा टिप्पू सुल्तान है उसका यूपीएससी का, तो सारा सिलेबस एकदम यूपीएससी वाला डिजाइन करके रखा है, क्वेश्चन ये यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है जो आयोग यहाँ पर पूछता है। तो आपको ये मैं हालांकि आपको बताऊंगा, यहाँ पर बस मैंने आपको एक सैंपल दिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चन थे यहाँ पर, क्योंकि ये जो है अलग अलग, जैसे कोटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ेंगे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो कंटेंट होते हैं उससे रिलेटेड, कार्टेशियन प्रोटोकॉल बायोसिटी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें लाइक हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं आप सबको एक साथ ही करा दूं तो कवर हो जाएगा। तो अब देखिए ओजोन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि इसी में जो देखो स्ट्रेटो नीचे ट्रोपोस्फीयर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है तो वही उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो है मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो वहाँ पर जो है इनको देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ, मैं ये पीपीटी में ऐड करा दूंगा, आपको पता होना चाहिए कि जो वेटेज है वो काफ़ी वेटेज है उसका, ये जो एनवायरनमेंट वाला होता है, तो मैं यहाँ पर जो करा रहा हूँ आपको वो स्टैटिकल पोर्शन भी करा रहा हूँ लेक्चरों में, और जो करंट अफेयर है पूरा एक साल का, पिछले साल जो भी हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी कुछ रही है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपका सबका सारा कवर हो जाए। तो ये हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।